स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एवेपोरेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवेपोरेशन हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। वाटर साइकिल को मेंटेन करने में एवेपोरेशन का बहुत अहम रोल है। विदाउट एवेपोरेशन वाटर साइकिल को मेंटेन नहीं किया जा सकता। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में मैंने आपके साथ इसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशंस को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स at the surface of liquid at a given temperature is called evaporation। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज होना ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसे स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन टू से वो रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। अपने डेली लाइफ में एवेपोरेशन की कुछ एग्जांपल्स को नोट किया है। जैसे आप गीले कपड़े को धूप में रखते हैं ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो सके। इसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि हवा चलने से पसीना खुश्क हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप किसी बर्तन में पानी भरकर उसे धूप में रखते हैं तो कुछ टाइम गुजरने के बाद पानी का लेवल पहले से कम हो जाता है। ये तमाम एग्जांपल्स एवेपोरेशन की हैं। आपने पानी एक टब में फिल करके, एक बर्तन में फिल करके जो धूप में रखा, उसमें मौजूद तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, यानी एवेपोरेट हो जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ही रहेंगे। अब होगा कुछ इस तरह कि चूंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर हाई है तो सराउंडिंग से हीट लिक्विड यानी वाटर में ट्रांसफ़र होगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स उस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो भी एवेपोरेट कर जाएंगे। और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसकी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सरफेस फिनोमिना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट मोशनलेस। लिक्विड में मौजूद मॉलिक्यूल्स मोशनलेस नहीं होते, बल्कि लिक्विड में मौजूद मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी लिक्विड है, बेशक वो वाटर है, उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल नहीं होती, बल्कि किसी की एनर्जी हाई होती है और किसी की एनर्जी लो होती है। द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो काइनेटिक एनर्जी मूव स्लोली। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो स्लोली मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, वाइल अदर्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर। और दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो तेज़ी के साथ मूव करेंगे। इफ़ वन ऑफ द हाई स्पीड मॉलिक्यूल रीच द सरफेस एंड लीव्स द बल्क ऑफ द लिक्विड, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द surface of the liquid and convert into vapor phase called evaporation। बेसिकली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड की सरफेस पे आते हैं और वहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंडोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवेपोरेशन विच इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, so it is an endothermic process। It is a process in which heat absorb। endothermic process एक ऐसा process है जिसमें heat absorb होती है। The process of evaporation continues at all temperature and liquid continuously changes into vapor spontaneously।
स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो, एवेपोरेशन हर टाइम होती है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें। आइस को जब आप कंटेनर से निकालते हैं तब आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आइस के ऊपर वेपर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको एवेपोरेशन देखने को मिलती है। कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई एवेपोरेशन काजेज कूलिंग? द रीज़न इज दैट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव दिस लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड. The temperature of liquid falls and heat moves from surrounding to liquid and then the temperature of the surrounding also falls. बेटे, होता है इसमें कुछ इस तरह से है कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं, यानी एवेपोरेट हो जाते हैं, और लिक्विड में वो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स, तो जाहिर है फिर लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। एंड हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग टू लिक्विड, और स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि सराउंडिंग से हीट लिक्विड में एब्जॉर्ब होगी एंड देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आल्सो फॉल्स। इस तरह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन। द फैक्टर्स दैट चेंज द स्पीड एट विच लिक्विड एवेपोरेट्स आर नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड है टेम्परेचर, और थर्ड है सरफेस एरिया। नेचर ऑफ लिक्विड में बेसिकली फोर्सेस का जिक्र आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, यानी इनमें इन्वर्सली रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर होंगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। The weaker the intermolecular forces in the liquid. लिक्विड में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, the more rapidly evaporation occurs. Then evaporation की स्पीड हाई होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। डाईमिथाइल ईथर evaporates at much faster than ethyl alcohol. स्टूडेंट्स, जो डाईमिथाइल ईथर है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, यही वजह है कि ये तेज़ी के साथ एवेपोरेट होता है। इथाइल अल्कोहल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन एज कम्पेयर टू डाईमिथाइल ईथर कम होता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी हाई होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा, यानी टेम्परेचर और रेट ऑफ एवेपोरेशन का डायरेक्टली रिलेशन है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा। तो आप इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस with increase in temperature, and if temperature decreases then rate of evaporation also decreases. इसका थर्ड और लास्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया और रेट ऑफ एवेपोरेशन का भी डायरेक्ट रिलेशन है। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन बेसिकली सरफेस फिनोमिना होता है, यानी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। लार्जर द सरफेस एरिया हायर इज़ द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा। देयरफॉर ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ एवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक से रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।